प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज जो कक्षा चलेगी उसकी विधा कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है डिप्टी कलेक्टरी और इस कहानी के कहानीकार है अमरकांत। यह कहानी सन 1955 में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी के मुख्य पात्र है शकलदीप बाबू, जो कोर्ट में मुख्तार है और इनकी आयु जो है 50 साल से भी ज़्यादा है और शारीरिक रूप से जो है यह कमज़ोर हो चुके हैं। मुख्तारी इनकी चल नहीं रही क्योंकि इनकी आवाज़ में वो अब दम नहीं रहा जो मुख्तारी के लिए आवश्यक होता है। और उनकी पत्नी जमुना, उनका पुत्र नारायण 24 वर्ष। तीन मुख्य पात्र है। नारायण की आयु जो है 24 वर्ष है। नारायण शादीशुदा है और परिवार में और दो सदस्य हैं, नारायण की पत्नी और नारायण का छोटा भाई टुनटुन। लेकिन मुख्य पात्र जो है शकलदीप बाबू, उनकी पत्नी जमुना और पुत्र नारायण है। नारायण मुख्य होते हुए भी गौण है क्योंकि कहीं पर भी उसके मुंह से एक भी संवाद कहानीकार द्वारा रखा नहीं गया। हमें जो भी जानकारी नारायण के विषय में मिलती है वह उनके पिता शकलदीप बाबू और उनकी माँ जमुना के बीच जो संवाद होते हैं उसके माध्यम से ही हमें मिलती है। नारायण असफल युवक है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी और किसी दूसरे मार्ग से नौकरी पाने के लिए वे नेताओं के यहाँ चक्कर भी लगा चुके हैं। इसके बावजूद भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। पिता स्वयं अपने पुत्र के बारे में कहते हैं, 3rd क्लास BA आप हैं, 24 घंटे मटर गश्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूंकते हैं, आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, मामूली एजी आप इसमें नहीं पूछे गए, डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा। यह कहानी एक प्रकार से आज़ादी के बाद जो मोहभंग आम जनता का स्वतंत्रता को लेकर या उसके स्वराज को लेकर, आज़ादी से पहले आम जनता के लिए स्वराज एक सपना था जो आज़ादी के बाद पूरा होगा इसकी उन्हें आशा थी, किंतु आज़ादी के एक दशक के बाद तक जो है यह स्वप्न जैसे जनता को टूटता हुआ लगा। और हिंदी साहित्य के अनुसार, हिंदी साहित्यकारों के अनुसार यह अवस्था मोह भंग की अवस्था थी कि आज़ादी के बाद में स्वराज के बाद में सुराज आएगा, ऐसा नहीं हुआ और जनता को लगने लगा कि अब जो है हमारे सपने जो है टूट जाएंगे, सपने चरमरा जाएंगे, हमारी आशाएं जो है निराशा में बदल जाएंगी। और यह कहानी या इस कहानी से जो है अमरकांत को जो है मुख्य कहानीकारों में जो है शुमार कर लिया गया था। और यह कहानी जो है स्वयं अमरकांत के अपने परिवेश की कहानी है, अर्थात उन्होंने इस कहानी को लिखा ही नहीं, इस कहानी को जिया है। वे स्वयं कहते हैं ये भी हमारे परिवार की थी, अर्थात यह कहानी इनके परिवार की थी। भाई, उनके बड़े भाई ला करने बलिया आ गए थे और जो भी परीक्षाओं में वो तैयारी करते थे, लिखते थे, उसके बारे में बताते हैं। लिखित रूप में अच्छे नंबर आते, पर इंटरव्यू का जब काल आता था तो जैसे ताज़ी हवा का आना, स्वप्न आशा का वह उत्साह, पिता की आशाएं, प्रतीक्षा, आप डिप्टी कलेक्टर देख सकते हैं। उसकी आलोचना में कहा भी गया है, एक आशा भरी प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा है आशा भरी और वह प्रतीक्षा ही रह गई, अर्थात मोह भंग हो चुका। यह कहानी हिंदी कथा परंपरा में एक अलग प्रतिमान स्थापित कर चुकी है। शायद ही कोई आलोचक हो जिसने कभी इस कहानी पर विचार न किया हो। नामवर समेत लगभग सभी आलोचकों ने एक स्वर में इस कहानी को आज़ादी के बाद की बनी व्यवस्था या स्वराज में सामान्य भारतीयों की आकांक्षाओं
की पूर्ति न हो पाने के चलते मोहभंग की कथा माना है। और यह कहानी जैसे शकलदीप बाबू को आने वाली पीढ़ी जो उनकी संतान है उस पर भरोसा नहीं है कि वह कुछ कर दिखाएंगे। जैसे मोह भंग हो गया आने वाली पीढ़ी से, आज़ादी के बाद का जो समय है कि अब जो है उनको ये आशा नहीं रही कि कुछ हमारे जीवन में भी अच्छा होगा। लेकिन जो है फिर भी जो है कुछ आशा उनके हृदय में जागती है। ये शकलदीप बाबू कचहरी में काम करने वाली वही मुख्तार साहब है जो कहानी शुरू होने से पहले पत्नी के सामने बेटे पर आग बबूला होते हैं, और क्योंकि वह बेरोजगार है 2 बार डिप्टी कलेक्टरी के इम्तिहान में असफल हो चुका है। पत्नी के विपरीत उनका मानना है, पत्नी मानती है, पत्नी को भरोसा है, पत्नी आशावादी है कि हमारा बेटा जो है अवश्य सफल होगा, और वह कहती है कि तीसरी बार एग्ज़ाम परीक्षा देने का उसे अवसर दिया जाए तो वह अवश्य सफल होगा। लेकिन पिता को यह विश्वास नहीं है। पत्नी और उनमें कुछ विवाद होता है। उसके बाद में जो है शकलदीप बाबू में भी जो है पुनः आशा का संचार होता है। आशा की किरण पुनः उजागर हो जाती है। वे शीघ्र ही कहीं से कर्ज लाकर परीक्षा लिखने के लिए अपने बेटे को जो है फीस भरने के लिए पैसे देते हैं, और पढ़ाई के दौरान शरीर हृष्ट पुष्ट रहे उसके लिए सूखे मेवे आदि की भी व्यवस्था कर देते हैं। और उनमें जो है एक आशा का संचार होता है कि अवश्य ही हमारा बेटा नारायण, जिसे वे प्यार से बबुआ कहते हैं, वह सफल होगा और वह अवश्य डिप्टी कलेक्टर बनेगा। वह नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। फीस भरने के बाद में बेटा जो है इस बार खूब मेहनत करता है, दिन रात जो है अपना समय पढ़ाई में लगा देता है, और उसकी मेहनत रंग लाती है। परीक्षा भी वह बहुत अच्छे से लिखता है और मौखिकी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। और परिवार में जो है एक जो है खुशी का माहौल बन जाता है। सभी को लगता है कि इस बार जो है नारायण को नौकरी अवश्य मिल जाएगी, कि नारायण अवश्य ही अब डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। और परिवार के सदस्यों को, जैसे उनकी पत्नी है, नारायण की पत्नी को जो है स्वप्न भी आ रहे हैं। स्वप्न में भी अपने पति को डिप्टी कलेक्टर के रूप में देख रही है सुबह के समय। और घर में चर्चा भी होती है कि सुबह के समय जो सपना देखा गया था या देखा जाता है वह अवश्य ही पूरा होगा। तो इस प्रतीकात्मक रूप में भी देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद की भोर सुबह में सभी देशवासी स्वप्न देख रहे हैं कि अब जो है भविष्य हमारा बहुत सुनहरा होगा, कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होंगी। आज़ादी के पहले जो समस्याएं थी अब ये समस्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि अब जो है स्वराज आ चुका है। स्वराज आया है तो निस्संदेह सुराज भी आएगा। इससे पूर्व, आज़ादी से पूर्व जो अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक शोषणकारी व्यवस्था थी, अब जो है उससे हमें छुटकारा मिल गया, और बहुत जल्द ही जो है किसी प्रकार की कोई समस्या आम जनता के सामने नहीं रहेंगी। सभी को काम मिलेगा, सभी सफल होंगे, बेरोजगारी जैसी समस्या कहीं पर भी नहीं रहेंगी। परंतु परिणाम जब निकलता है वही ढाक के 3 पात। इनकी आशाओं के विपरीत परिणाम आता है। नारायण जो है पुनः असफल हो जाते हैं। पिता जो अपने बच्चे के माध्यम से, अपने संतान के माध्यम से, जो अपने जीवन में स्वयं असफल है, बच्चे के माध्यम से जो है कुछ पाने के स्वप्न देख रहा था, वह स्वप्न जो है चकनाचूर हो जाते हैं, चरमरा जाते हैं, टूट जाते हैं। उन्हें जैसे सदमा लगता है, फिर भी वे जो है अपने आप को संभाल लेते हैं, और उनको जो है चिंता अपने बेटे की हो जाती है कि बेटे का क्या हाल होगा, कहीं इस सदमे से उसे कुछ हो न जाए।
जब वे अपने घर आते हैं, उनकी पत्नी चिंतित होती है, घर आकर जो है बेटे का हाल पूछते हैं, तो वे बताती है कि बेटा जो है अपने कमरे में बैठा है, न हिलता है, न डुलता है, न कुछ बोलता है, चुपचाप पड़ा है। वे उसके पास जाकर देखते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं कि बेटे की सांस चल रही है या नहीं। बेटे की सांस चलते हुए देखकर उन्हें एक प्रकार से संतोष हो जाता है, चलो हाँ ठीक है, हमारा बेटा तो अभी उसको कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल हमारे समाज में डिप्टी कलेक्टर का एकमात्र अर्थ है अचानक अपने बराबर से बहुत ऊपर उठ जाना। एक समाज में जो एलिट वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग होता है, उसमें शामिल हो जाना, साहब बहादुर बन जाना। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का चरित्र ही ऐसा था, लेकिन आज़ादी के बाद भी रवैया बदस्तूर जारी है। आज भी हमारे देश में जो है नौकरी करने वालों को जो है बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। कहानी में इसी मानसिकता का पर्दाफाश किया गया है। नारायण के डिप्टी कलेक्टर होने की आशंका मात्र से पूरा शहर शकलदीप बाबू को बधाई देने उमड़ पड़ता है। अर्थात पूरे शहर में, पूरे समाज में, आज की व्यवस्था में नौकरी पाना अपने आप में बड़े ही गौरव की बात है। कहानी में इसी मानसिकता को दर्शाया गया है। कहानी की मनोरचना औपनिवेशिक है, पर बाकायदा सूचना देकर आज़ादी के बाद घटती है। हमारी आज़ादी की यही विडंबना इस कहानी का मूल कथ्य है। अर्थात आज़ादी के पहले जो व्यवस्था थी, आज़ादी के बाद भी वही व्यवस्था रही। यहाँ शकलदीप बाबू जो अपने जीवन में असफल हैं, वे चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है सफल हो जाए। पहले उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में विश्वास हो जाता है। दरअसल उन्हें अपने सपने जो है बेटे के माध्यम से पूरे करने हैं। अर्थात शकलदीप बाबू बेटे का इस्तेमाल करते हैं। नारायण नाम का यह नौजवान पूरी कहानी में एक शब्द भी नहीं बोलता। 24 वर्षीय शादीशुदा है, एक शब्द भी नहीं बोलता। तीसरी बार जब परीक्षा में बैठने के लिए उसे फीस भरनी है, तो वो अपनी माता से कह रहा है। माता जो है रिकमेंडेशन के रूप में शकलदीप बाबू से जो है बेटे की फीस के लिए कहती है, और उन्हें समझाती है कि हमारा बेटा जो है अवश्य सफल होगा। उसके बारे में सभी सूचनाएं माँ और पिता की जो बातें उनसे ही मिलती है। इम्तिहान की तैयारी बेटा करता है और असफल हो जाता है। उसका चित्रण पिता की इच्छा पूर्ति के साधन के रूप में हुआ है। अतीत के हाथों भविष्य के दुरुपयोग का यह चित्रण बहुत ही त्रासद है। नारायण असफल हो जाता है। असफल होने के बाद में जो है वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक शब्द भी जो है उसके मुंह से नहीं निकलता। वह शांतिपूर्वक जो है बैठ जाता है। शायद यह इशारा करता हो कि वह जो है अब जो है इन परीक्षाओं को लिखना नहीं चाहता, या उसका भी मोह भंग जो है ऐसी परीक्षाओं से हो गया है। और जब वो विफल हो जाता है, शायद वह और आगे इस संघर्ष में जाना नहीं चाहता और पूरी तरह से शांत होकर बैठ जाता है। धन्यवाद।